हेलो, मेरी आवाज आ रही है? एक बार यस नो का जवाब दे दो प्लीज। ठीक है बेटा, इस चैप्टर का पूरा रिवीजन करेंगे। हमारा टारगेट रहेगा 40 to 50 मिनट्स पे खत्म करें इसको, और वन शॉट रिवीजन होगी पूरी। जो जो डाउट्स है सारे क्लियर हो जाएंगे। देखो बेटा, चैप्टर 10 है एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब क्या होता है? देखो, फर्स्ट वन ऑफ द फर्स्ट सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझते हैं, व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर एक इंसान की इच्छा होती है कि वो विलिंग टू वर्क करे एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, जो होता है पुराना वेज रेट। मान लो 2020 चल रहा है, 2019 में जो वेज रेट होगा उसको एग्जिस्टिंग वेज रेट बोलते हैं। एंड उसकी अंदर दम भी है, एबल टू वर्क, वो काम कर सकता है, बट उसको काम नहीं मिल रहा है, तो उसको बोलेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। व्हेन अ पर्सन इज एबल टू वर्क पर उसको जॉब नहीं मिल रही है, चाहे पुरानी वेज रेट से भी नहीं मिल रही, चाहे नई वेज रेट से भी नहीं मिल रही, इसको हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। हमें नोट करना चाहिए कुछ ऐसे पीपल है जिनकी इच्छा नहीं होती काम करने की पुरानी वेज रेट में, तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे। जैसे मान लो मैं हूं, मुझे जॉब मिल रही है पर मुझे सैलरी कम मिल रही है पुराने वेज रेट के हिसाब से, तो मेरा मन नहीं है काम करने का, तो मुझे अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बोलेंगे, क्योंकि मुझे जॉब मिल रही है मैं कर नहीं रहा। हम उनको अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे जिनको मिल रही है, जिनको नहीं मिल रही है बट वो करना चाहते हैं, उनको अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। एक वर्कर कौन होता है? एक वर्कर एक ऐसा इंडिविजुअल होता है जो एंगेज होता है प्रोडक्शन एक्टिविटी में। व्हाट इज प्रोडक्शन एक्टिविटी? जहां पर वो कोई चीज को पैदा कर रहा है, जहां पर वो किसी चीज को कंट्रीब्यूशन कर रहा है, और उस कंट्रीब्यूशन एक्टिविटी में क्या होता है, जीडीपी भी बढ़ती है और घटती है कहीं ना कहीं। अगर वो कोई चीज में कंट्रीब्यूट कर रहा है, ज्यादा कर रहा है तो बढ़ रही है, कम कर रहा है तो घट रही है। सिंपल सी बात है। ए वर्कर ऑन एन इंडिविजुअल एंगेज इन प्रोडक्शन एक्टिविटी कॉन्ट्रीब्यूट्स टू जीडीपी बाय रेंडरिंग हिट सर्विसेज। वो कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी में अपनी सर्विस को रेंडर करके, दैट इज नोन एज वर्कर। समझ आ गया बच्चों ये दोनों कॉन्सेप्ट? समझ आ गया बच्चों दोनों कॉन्सेप्ट? हर्ष, ओम, भव्या? ठीक है बेटा, जहां डाउट हो पूछ लियो, मैं इसलिए तुम्हें रिवीजन करा रहा हूँ। एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर, एक होता है हायर्ड हायर्ड वर्कर। देखो, सेल्फ एम्प्लॉयड कौन सा होता है? जिसका खुद का बिजनेस हो। मान लो हर्ष की खेती बाड़ी है, हर्ष की खुद का बगीचा है फार्म का, वो खुद काम कर रहा है वहां पर, वो खुद का मालिक हुआ वहां पर, वो खुद का सब कुछ है उसका। तो जो वर्कर खुद के लिए काम करते हैं, अपने बिजनेस के लिए करते हैं, उसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर। हार्ड क्या होता है? हर्ष ने क्या करा, दिनेश सर को हायर कर लिया कि दिनेश सर मेरे बाग में आके थोड़ा काम कर लो, मैं आपको 400 रुपए दिहाड़ी दे दूंगा, प्लस आपको खाने पीने के लिए भी दे दूंगा। तो वो वर्कर जो दूसरों के लिए काम करते हैं, दूसरों के लिए सर्विस करते हैं, या तो सैलरी मिलती है, रिवॉर्ड मिलता है, वेजेस मिलता है, तो उसको हम बोलते हैं हार्ड वर्कर। समझ आगे बेटा? हाँ, हाँ, उनको हायर्ड बोलते हैं, हायर्ड। हायर बोलेंगे। भाई सिंपल सी बात समझ, तूने किसी को हायर करा और उसको पैसे दे रहा है, उसको हायर्ड वर्कर बोलेंगे। समझ आ गया? आगे चलते हैं। एक होता है कैजुअल वर्कर, एक होता है रेगुलर वर्कर। तूने देखा होगा बेटा, सारे बच्चों ने देखा होगा, कई सारे लोग लेबर चौक में खड़े रहते हैं अपने कुल्हाड़ी लेके, कोई प्लम्बर का सामान लेके, कोई कुछ लेके। उनको रेगुलर बेसिस में काम नहीं मिलता, कभी काम मिलता है कभी काम नहीं मिलता, वो डेली वेजर्स होते हैं। दे आर नॉट हायर्ड, उनको रेगुलर बेसिस में जॉब नहीं मिलती, बट एक उनको ना सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलता है, ना उनका प्रोविडेंट फंड कटता है, ना ग्रेचुटी कटती है, ना पेंशन कटता है, कुछ नहीं कटता। वो रोड पे खड़े रहते हैं, अगर हमारे घर में कुछ खराब होता है तब हम उसको बुलाते हैं, उसको बोलते हैं कैजुअल वर्कर। एक होता है रेगुलर वर्कर। रेगुलर वर्कर क्या होता है? धीरे बोलिए थोड़ा निशान। कि रेगुलर वर्कर कौन सा होता है? जो परमानेंट पेरोल पे काम करते हैं और उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलता है, पेंशन मिलता है, ग्रेचुटी मिलता है, प्रोविडेंट फंड मिलता है, जो कंपनी में काम करते हैं, उसको बोलते हैं रेगुलर वर्कर। और इस बात का भी ध्यान रखना, जो कभी कभार क्या होता है, जो कैजुअल वर्कर होते हैं ना, वो अनस्किल्ड भी होते हैं, क्योंकि उनको नहीं आता काम, वो वैसे नॉर्मल पड़े होते हैं। लाइक वर्कर वर्किंग इन अ कंस्ट्रक्शन साइट। तुमने देखा होगा जो कंस्ट्रक्शन साइट में जहां बिल्डिंग बिल्डिंग बनती है, वहां पर जो दिहाड़ी मजदूर काम करते हैं, उनको स्किल्ड थोड़ी है। ईंटें उठाने में कोई स्किल्ड थोड़ी होती है। बट एक रेगुलर वर्कर ऑन द अदर हैंड वो स्किल्ड वर्कर होता है, लाइक इंजीनियरिंग वर्किंग इन अ फैक्ट्री, ये सब सारी बातें। पर जरूरी नहीं होता कि रेगुलर वर्कर भी स्किल्ड हो। कुछ पीएन है, झाड़ू पोछा मार रहा है, इसमें स्किल्ड थोड़ी चाहिए होता है, पर वो रेगुलर वर्कर है किसी कंपनी का, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है बेटा, आगे चलें। ये इसके बारे में है, तो इसको ध्यान रखना। ठीक है, समझ आ गया बेटा? आगे चलें। अगला होता है लेबर सप्लाई और एक होता है लेबर फोर्स। व्हाट इज लेबर सप्लाई?
लेबर सप्लाई का मतलब होता है एक अमाउंट ऑफ लेबर दैट अ वर्कर विलिंग टू ऑफर टू अ कॉरस्पॉन्डिंग पर्टिकुलर वेज रेट। इसका मतलब होता है मैंने क्या करा, 10 लेबर को बोला कि देखो भाई आपको ये दिहाड़ी दूंगा और आपको इस दिहाड़ी में इतने घंटे काम करना है। तो सामने से लेबर क्या बोलती है कि ठीक है हम काम करेंगे बट हम इस दिहाड़ी पे 6 घंटे के लिए काम करेंगे। तो लेबर सप्लाई किस तरीके से मेजर होती है, लेबर सप्लाई मेजर होती है कितने आदमी हैं और वो कितने घंटे काम करेंगे, उसके हिसाब से लेबर सप्लाई मेजर होती है। ठीक है, मतलब मान लो अगर वो बोलते हैं हम 6 घंटे काम करेंगे तो हमारी कंपनी बोलती है देखो 6 घंटे तो बहुत कम है, 8 घंटे काम करना पड़ेगा, इतने लेबर चाहिए, जिससे क्या हो कि हमारी एक प्रोडक्टिविटी भी निकले और हमारा काम भी निकले। इस तरीके से हम एस्टिमेट करते हैं वेज रेट। ठीक है, तो इस सारी चीजों को बोलते हैं लेबर सप्लाई, कि कितनी लेबर, मान लो 100 लोग थे, 100 में से सिर्फ 10 ही लोग एग्री हुए हैं इस वेज रेट पे इतने घंटे काम करने के लिए। तो जितने लोग एग्री हुए हैं उसको बोलेंगे लेबर लेबर सप्लाई। समझ आ गया। अगला होता है लेबर फोर्स। लेबर फोर्स क्या होता है कि कितने में एक्चुअली वर्किंग लोग काम करना चाहते हैं। तो 100 लोग काम करना चाहते थे बट राजी कितने में, खाली 10। तो लेबर फोर्स होते हैं कि कितने लोग काम करना चाहते थे। ठीक है, बट बट इट इज नॉट रिलेटेड टू वेज रेट, ये वेज रेट से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ ये देखना है कितने लोग काम करना चाहते थे। समझ आ गया बेटा सबको? बेटा सबको समझ आ गया तो सारे यस नो में जवाब दे दो। आ गया तो ठीक है, वरना फिर दोबारा समझाओ। ठीक है, अगला होता है वर्क फोर्स। अगला होता है वर्क फोर्स। वर्क फोर्स का मतलब क्या होता है, लेबर फोर्स, जितनी हमारे पास लेबर फोर्स है उसमें से माइनस कर देंगे नंबर ऑफ पर्सन नॉट वर्किंग बट आर विलिंग टू वर्क। मतलब 100 में से 100 लेबर फोर्स थी, पर नंबर ऑफ पर्सन नॉट वर्किंग कौन है, नंबर ऑफ नॉट पर्सन वर्किंग कितने थे, 90। 90 लोग काम नहीं करना चाहते थे, तो 100 में से 90 माइनस कर दिया तो कितना बचा, तो बचा 10 बचा, तो 10 इज अ वर्क फोर्स। समझ आ गया बेटा? अगला है नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड। नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन का मतलब क्या होता है, लेबर फोर्स में से मैंने वर्क फोर्स माइनस कर दिया, तो सिर्फ 100 बंदे काम करना चाहते थे, 10 उसमें से काम करा, तो 100 में से 10 गया 90। समझ आ गया। अब हमें रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड, नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड कितने हैं, डिवाइड बाय साइज ऑफ लेबर फोर्स इनटू 100, तो हमारा रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट निकल जाएगा। पार्टिसिपेशन रेट कितना था, टोटल वर्क फोर्स कितनी थी हमारे पास, टोटल वर्क फोर्स निकालेंगे, डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन करेंगे, कितनी पॉपुलेशन है हमारे पास, इनटू में 100 करेंगे, तो उसको बोलेंगे पार्टिसिपेशन रेट। बेटा कुछ फॉर्मूले पेपर में 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको करा दिया कि जिससे कुछ छूटे ना। समझ आ गया बेटा? आगे चले। अब जो अगला पॉइंट है इसमें से पेपर में से कुछ आएगा नहीं बट जनरल नॉलेज के लिए पढ़ना है, साइज ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया। देखो इंडिया में 40 करोड़ लोग काम करते हैं, टोटल इंडिया में वर्कफोर्स है, प्रतिशत जो है 40% टोटल हमारे पास काम करते हैं बेटा, जिसमें से 70% हमारे मेल वर्कर है और 30% हमारे फीमेल वर्कर है। जो 70% वर्कफोर्स है वो रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में खाली हमारे 30% है। फीमेल वर्कफोर्स है आउट ऑफ टोटल, जितनी टोटल है जो फीमेल वर्कफोर्स है, रूरल एरिया में मिलेगी हमें 41.8% गांव में, और शहर में मिलेगी हमारे 35.31%। बस ये सिर्फ आपको डेटा पढ़ना और कुछ नहीं था, मैंने इसलिए रीड कर दिया बेसिक के लिए। अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि ऐसा क्यों होता है, जितनी भी लेबर होती है वो सारी गांव से क्यों होती है। ये बहुत सिंपल सा जॉब है बेटा, क्योंकि सिंपल से एक पैराडॉक्स, एक सिंपल सा जॉब है, क्योंकि वहां के लोग ना ज्यादातर एंगेज होते हैं फार्मिंग में, अलाइड एक्टिविटीज में, दूध बेचने में, चिकन बेचने में, इन सारी फार्मिंग एक्टिविटीज में, जो कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी को लेस। दिस मीन्स की लो प्रोडक्टिविटी होती है वर्कर की रूरल एरिया में, इसलिए वहां पर लो अर्निंग होती है, इसलिए वहां गरीबी भी होती है। इसी चक्कर में ज्यादा जो वर्कफोर्स होता है हमारा बल्क में हमारे गांव से ही होता है। समझ आ गया बेटा सबको? समझ आ गया बेटा सबको? भव्या, अंजलि, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाई इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर लो एंड स्टिल लो इन अर्बन एरिया। फीमेल वर्कर की परसेंटेज लो क्यों है बेटा? देखो आज भी इंडिया में ना लड़की को पढ़ाना पाप माना जाता है और उनको अपॉर्चुनिटीज भी कम मिलती है। बेटा बुक की लैंग्वेज में लिखा हुआ है, वैसे फालतू की बात है, हमारी इंडिया में वुमेन्स को प्रायोरिटी दी जाती है, ये बुक में फालतू में लिखा हुआ है। पर अमंग मोस्ट फैमिलीज इन अर्बन एरिया, पर आज के टाइम पे काफी फैमिली में अर्बन एरिया में जॉब वर्क फॉर वुमेन इज स्टिल गवर्न बाय फैमिली डिसीजन। आज भी लड़की जब जॉब करने जाती है तो फैमिली डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है रादर देन इंडिविजुअल ओन डिसीजन।
क्योंकि सिंपल सी बात है, अपॉर्चुनिटीज जो लड़कियों को मिलती है वो एक्चुअली में यूटिलाइज नहीं की कई करी जाती। काफी केसेस में ऐसा होता है आज भी कहीं ना कहीं, क्योंकि सिंपल सी बात है, हायर एम्प्लॉयमेंट अमंग वुमेन इन रूरल एरियाज ओइंग टू वाइड स्प्रेड रूरल पॉवर्टी। हमारे इंडिया में क्या होता है कि जो हायर एम्प्लॉयमेंट रेट है रूरल वुमेन्स की, उसकी वजह से हमारी रूरल पॉवर्टी ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि रीजन सी बात है, फीमेल वर्कर जो रूरल एरिया में होता है उनको पैसे भी कम मिलते हैं और वो प्रोडक्टिविटी भी कम करती है, क्योंकि बस उनको अपनी फैमिली का खर्चा चलाना होता है। बट मेनी ऑफ देम गिवन वेजेस इन टर्म्स ऑफ ग्रेन। काफी काफी औरतों को तो ग्रेन्स के रूप में ही से सैलरी मिलती है कि तुम काम करो तुम्हें गेहूं मिल जाएगा। तो इसी तरीके से वो अपना घर बार चलाते हैं थोड़ा थोड़ा करके। समझ आ गया बच्चों सबको? ये वाला आपका कोर्स से कटा हुआ है, फिर भी मैं पढ़ा देता हूँ ये वाला। हाई डिपेंडेंसी रेशियो। देखो हाई डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है? देखो हाई डिपेंडेंसी रेशियो का मतलब हम लोग, जैसे बेटा आप लोग अभी जितने भी बच्चों सारे अर्निंग नहीं कर रहे, आप अपने मॉम डैड पे डिपेंड हो। हमारे इंडिया में सबसे बड़ा फैक्ट क्या है कि लोग एक दूसरे पे डिपेंड ज्यादा है। अब जैसे मान लो एक राम और राम की बीवी है। राम और राम की बीवी खेत खेत में काम करते थे, तो वहां पर वो 100 किलो अनाज उगाते थे। राम की शादी होगी, राम की बीवी के उसके बच्चे हो गए, 2 बच्चे हो गए। अब टोटल 4 बंदे मिलकर भी उसी खेत में काम कर रहे हैं। पहले 2 मिलके भी 100 किलो उगाते थे, और जब उसके बच्चे बड़े हो गए, सब कुछ हो गया है, अब वो चारों मिलके भी उसी खेत में काम कर रहे हैं, तो चारों मिलके भी 100 किलो ही उगा रहे हैं, ज्यादा नहीं उगा रहे हैं। तो दैट इज नोन एज हाई डिपेंडेंसी रेशियो। समझ आ गया बेटा? कि वो चारों भी एक ही जगह काम कर रहे हैं और वो एक ही जगह बैठे हुए हैं। सिंपल सी बात है, तो प्रोडक्टिविटी थोड़ी बढ़ जाएगी जब खेती बढ़ानी है। तो इसी को बोलते हैं हाई डिपेंडेंसी रेशियो। समझ आ गया बेटा? समझ आ गया सबको? ये मैं देख लूं क्लास में कौन कौन आया। आज क्लास में बच्चे नहीं आए यार।